आज शुरू कर रहे हैं हम फिजिक्स से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी में रिपीटेड है और आने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू सेशन। फर्स्ट है, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। चाल एक अदिश राशि है जिसमें दिशा का कोई रोल नहीं होता है, परिमाण की जरूरत होती है हमें। तो चाल होता है दूरी बटा समय। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। वेग क्या है? सदिश राशि है। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। अब आप देखेंगे कि दूरी क्या होती है। जैसे आप यहाँ अपने घर से विद्यालय गए, विद्यालय से वापस घर आए। मान लिया घर से आपका विद्यालय 5 किलोमीटर दूर है और वापस आप घर आए, तो टोटल दूरी कितनी तय की आपने? 10 किलोमीटर, 5 जाने का 5 आने का। लेकिन विस्थापन जो होता है उसमें क्या हुआ, आप 5 किलोमीटर चले, वापस वही जगह पे आ गए, विस्थापन तो कुछ हुआ ही नहीं, अब तो वहीं के वहीं रह गए। तो उसका मतलब क्या हो गया? विस्थापन शून्य हो गया और दूरी 10 किलोमीटर। तो विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। तो जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है तो वो क्या हो जाएगी? अपनी सदिश राशि। तो वेग क्या है? सदिश राशि। चाल क्या है? अदिश राशि। नेक्स्ट, सदिश राशियों को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में परिवर्तन को विस्थापन कहलाता है। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। विस्थापन शून्य हो सकता है, जैसे घर से विद्यालय गए, विद्यालय से घर आ गए, तो आपके विस्थापन शून्य हो गया, लेकिन दूरी कितनी हुई? 10 किलोमीटर, 5 जाने का 5 आने का। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं। तो आपको याद रखना है, अदिश और सदिश का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील और स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, विराम अवस्था का नियम भी कहते हैं। विराम के जड़त्व के कारण ही रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट, गति के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल जड़ जाती है। विराम के जड़त्व का उदाहरण है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल एक भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। किसी पिंड द्वारा के समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कैसे कहते हैं? P इक्वल्स टू m इंटू वी। m के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो बल F इक्वल्स टू एम ए न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। द्वितीय नियम क्या बोलता है? किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय पर तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग क्या होता है? यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे, बल और समय के गुणनफल को क्या कहेंगे? आवेग। किसी वस्तु पर अपन बल लगा रहे, कितने समय तक लगा रहे हैं, तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहेंगे।
जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता उसे असंतुलित बल कहेंगे। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। अभिकेंद्री बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। अभिकेंद्री बल केंद्र की ओर से एक बल कार्य करता है जिससे वस्तु क्या होती है, वृत्ताकार मार्ग पर चलती है। अपकेंद्री बल में क्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। अगर कोई वस्तु किसी के चारों ओर घूम रही है तो किसका एग्जाम्पल है, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के उदाहरण हैं। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परिध घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्णीय कहते हैं। बल आघूर्णीय एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। किसी पिंड का बारहवां बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है इसे कार्य होना समझा जाता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य क्या है, एक विस्थापन आ गया ना, विस्थापन सदिश राशि तो कार्य क्या है, सदिश राशि है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है, सेम होता है, जबकि शक्ति का मात्रक वॉट होता है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग, बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर की जा सकती है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। वह न्यूनतम वेग जिससे प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए तो उसे प्लेन वेग कहते हैं। पृथ्वी का प्लेन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुणा होता है। अभी जैसे बताया था पृथ्वी के लिए प्लेन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि सौरमंडल के लिए प्लेन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सौरमंडल के लिए क्या होता है, 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। भूस्थिर उपग्रह का गुणनकाल 24 घंटे के तुल्य होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर वर्ग मीटर या पास्कल होता है। वायुदाब मापी बैरोमीटर का पारा का अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। अचानक बढ़ जाता है तो मतलब क्या है, आंधी आने की संभावना है, तूफान आने की संभावना है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केश आपस में सटे रहते हैं। केशिकात्व के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। ब्लोटिंग पेपर में स्याही का सुखाया जाना भी केशिकात्व के कारण होता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। आपको याद रखना है, ध से इसमें भी ध आ रहा है बस। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब देखो प्रकाश में नीचे र ऐसा आ रहा है तो इसमें भी अनुप्रस्थ में प्र आ रहा है, तो इसको मैच कर लेना। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर पर सेकेंड। अब हवा के अंदर ध्वनि का वेग कितना, 332 मीटर पर सेकेंड। जल में 1483 मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि और ज़्यादा आएगी और ज़्यादा वेग से जाएगी। लोहे में 5130 मीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा किसमें होगा, धातु में 5130 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल तरंगदैर्ध्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल जो होती है उसकी वेवलेंथ और उसके आयाम पर निर्भर नहीं करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को प्रश्रव्य तरंगे कहा जाता है।
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंग को मानव कान सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली या चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़। पराश्रवी तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियां के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। Cp - Cv = R मेयर सूत्र से नाम से जाना जाता है। ये याद रखना है आपको। मेयर सूत्र क्या होता है? Cp - Cv। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। संवेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। भूस्थिर उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। भूस्थिर उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर। वायुमंडलीय दाब मापी बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अब ये याद रखना आपका, पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ये एकमात्र धातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। सोनोमीटर एक स्वरमापी है। याद रखना है, सोनोमीटर एक स्वरमापी है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे न्यूनतम होता है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण चंद्रग्रहण लगता है। चंद्रमा और को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण सूर्यग्रहण लगता है। अगर दो दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। सोलर कुकर, परावर्तक, दूरबीनों, सर्च लाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच तथा हजामत दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तार टिमटिमाते हैं तथा पानी के अंदर रखी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर कार में साइड मिरर के रूप में होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। लाल, हरा या नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। लाल, हरा एवं नीला रंग को। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। निकट 3 अंकों का है तो उसके निवारण के लिए 4 अंक वाला अवतल लेंस हो जाएगा। सेम दूरदृष्टि दोष के लिए दूर 2 अंकों का है तो उसे दूर करने के लिए उससे जस्ट एक उत्तल दर्पण लिया जाएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। अंतरिक्ष देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है। रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है। जिन 2 रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है वो उसे पूरक वर्ण कहते हैं। किन्हीं भी ऐसे 2 कलर जिनको मिलाने पर हमें सफेद रंग प्राप्त होता है उसे पूरक वर्ण कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है अचालक कहलाते हैं। लकड़ी, रबड़ तथा कागज अचालक है। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है अचालक कहलाते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि अचालक पदार्थ हैं। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग होता है। अबिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है।
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में जो करते हैं ना, उसमें पूरा नेत्र जोड़ लेते हैं, ओनली कॉर्निया का पार्ट लिया जाता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो वास्तविक होता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब स्थायी नहीं होता है। कांच की छड़ को रेशम के रगड़ने पर कांच में धनात्मक और रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होती है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसमें होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन कण होता है। तड़ित चालक किसे कहते हैं? तड़ित चालक का प्रयोग तड़ित के दौरान बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तड़ित चालक तांबा का बनाया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 1 किलोवाट 1 यूनिट को कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट को कहा जाता है। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघट्य हो जाता है। बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर फॉस्फर का लेप होता है। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। जो ट्यूब के दोनों किनारे होते हैं ना, वहाँ बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं और दीवारों पर फास्फोरस का लेप किया जाता है। लेक्लांश शेल में विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसमें? लेक्लांशी सेल के लिए अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सस्ता फ्यूज तार तांबा, टीन तथा सीसा के मिश्र धातु का बनता है। फ्यूज तार किसमें होता है? तांबा, टीन तथा सीसा। विद्युत बल का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। चुंबक को स्वतंत्रपूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण मतलब प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं। असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। चुंबक को हथौड़े से पीटने पर या गर्म करके लाल बना देने पर उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण तथा प्रतिकर्षण है। कार्बन डेटिंग 14 जो होता है विधि का उपयोग कर जीवाश्म और प्राचीन पादपों की आयु का पता लगाया जाता है। पुरानी चट्टानों और पृथ्वी की आयु के आकलन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग कब किया जाता है? जब पुरानी चट्टानों और पृथ्वी की आयु का आकलन करना हो। और इसमें कार्बन डेटिंग में क्या होता है? जीवाश्म और प्राचीन पादपों की आयु का पता लगाया जाता है। एक्स